नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट और हमारे साथ खास मेहमान हैं अफजल मलिक जी, जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है केसरिया रक्षा फाउंडेशन के। बहुत बहुत स्वागत है आपका मलिक साहब। धीरज भारद्वाज जी हैं, जो राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है धीरज भारद्वाज जी आपका। जी अफजल साहब, बीजेपी ने जो प्रयोग किया है इस बार कि मुसलमानों का लगातार आरोप आप पर लगता रहता है कि मुसलमानों का हित नहीं चाहते आप, तो एनकाउंटर ही मुसलमानों के करवाते रहते हैं। लेकिन इस बार तो आपने बड़ा कमाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में निकाय चुनाव में मुसलमान उतार दिए। मुसलमानों की शिकायत दूर करने के लिए 2024 में जो है ये बड़ा आपका दांव है जो आपने चला है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म को देख करके कार्य नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी यदि कार्य करती है तो इस आधार पर करती है, जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको चुनाव में उतारा जाए, उसके हिसाब से ही, उसके तहत ही हम डिसाइड करके उसको चुनाव में उतारते हैं, उसको चुनाव लड़ने का स्वीकृति हम देते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस आधार पर किसी को टिकट नहीं देती कि वो कितने हमें पैसे दे रहा है, जिस प्रकार से बहुजन समाजवादी पार्टी करती है कि पैसे के आधार पर टिकट देती है, टिकट को बेचने का कार्य करती है। हम लोग टिकट नहीं बेचते हैं, ना ही हम टिकट बेचते हैं और ना ही हम गुंडे बदमाशों को टिकट देने का कार्य करते हैं, माफियाओं को टिकट देने का कार्य करते हैं, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जाता है। और अनेकों राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जो कि पैसे लेकर के टिकट देने का कार्य करती हैं या फिर किसी अन्य वजहों के चलते किसी जाति विशेष को बढ़ाने के लिए वो लोग टिकट देने का कार्य करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार को टिकट देने का कार्य करती है, ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का कार्य करती है जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा हो, जो लोगों से जुड़ा हुआ हो और जिसको लोग चाहते हो उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। जब हमारे साथ में सूरजपाल सिंह राणा जी इस समय हमारे साथ में अलीगढ़ से सूरजपाल सिंह राणा जी जुड़ चुके हैं, जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राणा साहब। धन्यवाद सर आपका। जी, भाजपा नेता अफजल मलिक साहब बहुत जो है बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर लगा रहे हैं कि आप जो टिकटें बांटते हैं तो वो आप जो है गलत लोगों को भी आप दे देते हैं। लेकिन इस बार जो हमने मुसलमानों को पार्टियां दी हैं वो बहुत ही स्वच्छ और साफ छवि के मुसलमानों को इस बार जो है हमने टिकट बांटी है निकाय चुनाव में। आप इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए साहब, ऐसा है, समाजवादी पार्टी उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट देता है जिनका की इतिहास साफ और सही है। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी को जो टिकट दिया है उन पर पोखर भूमाफियाओं का आरोप लगा है और एफआईआर भी दर्ज हुई है उन पे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसे माफियाओं को टिकट दे देते हैं। पूरे नगर की बागडोर संभालने के लिए ऐसे माफिया को उन्होंने लिया है जिनके ऊपर भूमाफिया का आरोप लगा है। उन्होंने अपने साथ कई लोगों को जोड़ करके पट्टे दिए हैं। इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, झूठ बोलती है। और हमारी पार्टी में कभी भी आज तक का रिकॉर्ड है, न लोकसभा न विधानसभा, कभी भी पार्टी ने किसी को पैसा लेकर के टिकट नहीं दिया। और स्वच्छ आदमी, स्वच्छ साफ सभी के आदमी को टिकट दे करके हम मैदान में उतारते हैं। और हमारा विकास ही मुद्दा है, इनके पास कोई विकास नहीं है। जी, इनके पास कोई विकास नहीं है। अगर विकास है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं इन्होंने कौन सा विकास किया है। ये बताइए, अतीक अहमद साफ छवि का व्यक्ति था या गलत छवि का व्यक्ति था? आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी अच्छे छवि के व्यक्ति को टिकट देती है, तो इसकी मुझे जानकारी चाहिए कि अतीक अहमद को आप किस प्रकार का व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि आपके नेता रामगोपाल यादव जी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है वो कह रहे हैं कि रामगोपाल यादव जी की अतीक अहमद के ऊपर एक ही मुकदमे में अभी तक सजा हुई थी, वो पहला मुकदमा था जिसमें हुई थी, बाकी में नहीं हुई। लेकिन मतलब बात तो निकाय चुनाव की हो रही है ना। अगर आप वो चर्चा करेंगे तो
देखिए देखिए बात निकाय चुनाव हो रही है, अगर अहमद के बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते संसदीय हैं। लोकसभा के चुनाव या राज्यसभा के चुनाव की अगर आप चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर तो आपकी पार्टी के भी स्वच्छ और साफ छवि के लोग नहीं है ना, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में अगर कोई ऐसा प्रत्याशी उतारा है तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में जो आपकी तरफ से एक बड़ा दांव खेला गया है, जो मुसलमानों का सिर्फ केवल आरोप इन पार्टियों पर आप लगाते रहे, तो अब मुझे लगता है कि अब क्या ये आरोप लगाएंगे कि ये दागी मुसलमानों को टिकट देते हैं, हम साफ छवि वालों को मुसलमानों को टिकट देते हैं। लेकिन अभी तक जो आपका नारा रहा है वो बहुत ही विवादास्पद रहा है कि मुसलमान तो सभी दागी होते हैं। तो इस तरीके से कि मुसलमानों की आवश्यकता नहीं है, कई जगह अभी आपका कर्नाटक से ही अभी एक जो है आया कि हमें मुसलमानों के वोटरों की जरूरत ही नहीं वोट की। तो उसमें ऐसा तो बोला नहीं गया था कि हमें साफ छवि वाले मुसलमानों की आवश्यकता है या फिर। लेकिन इस पर आपसे चर्चा में बढ़ने से पहले धीरज जी से इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। धीरज जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जब इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रयोग किया है या संयोग है क्या है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी संख्या में टिकट बांट दी जाती है 2024 की, ये बड़ी तैयारी आपको लगती है, आपका क्या विचार है? जी देखिए, हमारा ये सीधा साधा सा विचार है, इस पर हम ये कहना चाहते हैं कि बहुत ज्यादा राणा साहब आप तक आते हैं, मैं धीरज जी से इस सवाल का जो है जवाब ले लेता हूँ और आप तक भी आता हूँ। जी धीरज जी। मेरा ये कहना है कि हमारे जो पार्टी के लोग हैं, हमारे 2 बार के विधायक रहे हैं, उनको हमने टिकट दिया है मेयर प्रत्याशी का, और इनके जो प्रत्याशी जो आए हैं प्रशांत सिंघल जी, उन पर अभी भी कल परसों ही उन पर FIR हुई है अलीगढ़ से। अलीगढ़ के जो प्रत्याशी इन्होंने भाजपा ने दिए हैं वो भूमाफिया हैं। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नगर निकाय की बात कर रहा हूँ। तो आप ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वच्छ छवि के आदमी को उतारा है या समाजवादी पार्टी के आदमी ने स्वच्छ छवि को उतारा है। अभी जमीरुल्लाह पर कोई भी आरोप नहीं है, भूमाफिया का कोई आरोप नहीं है, किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं है। राणा साहब आपको इस बार आपको डर तो नहीं है ना? राणा साहब इस बार आपको डर तो नहीं है ना? जी 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 मलिक साहब आप तक आते हैं। राणा साहब जी नहीं, बात कंप्लीट, अब ऐसे चल नहीं पाएगा ना। राणा साहब आपको डर तो नहीं है ना इस बार की निकाय चुनाव में? आपने तो बढ़िया प्रत्याशी उतारे हैं, तो इस बार डर तो नहीं है ना? बिल्कुल साफ है ना, क्लियर कि इस बार समाजवादी पार्टी आ रही है? नहीं है, हमको किसी बात का डर नहीं है। हमारी पार्टी अच्छे दम पर लड़ रही है और अच्छे वो लेके आएगी सभासद, पार्षद अच्छे होंगे और मेयर भी हमारा बनेगा, क्योंकि इनका जो प्रत्याशी है, मेयर प्रत्याशी है, वो भूमाफिया है और इनको पूरी जनता जान चुकी है और इन पे FIR हुई है और हो सकता है चुनाव आयोग से इनकी शिकायत हुई है, हो सकता है इनका पर्चा भी निरस्त हो जाए, ये मैं कहूंगा। और हमारे भी जितने प्रत्याशी हैं साफ छवि के हैं, कोई भी आरोप नहीं है। जमीरुल्लाह 2 बार विधायक रहे हैं, उनकी साफ और स्वच्छ छवि है, कोई भूमाफिया में उनका कोई नाम नहीं है, किसी प्रकार में उनका कोई नाम नहीं है, बेदाग आदमी है और हिंदू मुस्लिम सबके लिए जमीरुल्लाह काम करते हैं और लड़ते भी हैं। चाहे मंदिर का मामला हो, चाहे मस्जिद का मामला हो, किसी का मामला हो, जमीरुल्लाह के अंदर कोई भेदभाव नहीं है और वो जो है सभी के लिए काम करते हैं। जी मलिक साहब, क्या कहेंगे आप इस पर कि इस बार जो आरोप आपके लग रहे हैं कि आप भी वही काम कर रहे हैं जो अन्य पार्टियों पर आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेता भी तो साफ छवि के नहीं है, और जो इस बार निकाय चुनाव में आप जो चीज कर रहे हैं वो तो नेताओं के ऊपर तो FIR कहीं ना कहीं है ही। उनको कितना आप धोएंगे, कहाँ किस पानी से धोएंगे, कहाँ आप धोएंगे, कैसे आप उनको पवित्र करेंगे? क्योंकि ये सारे के सारे नेता हर पार्टी में जो है आरोप और प्रत्यारोपों से घिरे हुए हैं, तो कहाँ से आप लाएंगे? क्योंकि दावा तो सर जी भी एक तरफ करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी, तो तमाम नेता दावे तो करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये तो जमीनी स्तर पर आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। जी देखिए, मैं तो इतना कहूंगा साहब। जी राणा साहब, अब अब्रल जी से हम सुन लेते हैं, फिर आप तक आते हैं। जी अब्रल जी से RSS के लोग जो हैं, नहीं आपने RSS के लोग, RSS का मुद्दा नहीं है, मैं आप तक आऊंगा, आपका भी आएगा टाइम, तब आप जो है बोल लीजिएगा। अब्रल मलिक जी प्लीज कंटिन्यू। RSS के लोग जो है मुस्लिमों में जाकर के घर घर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। इनको डर है इस बात का, ये खुद कर रहे हैं इस बात से
कि समाजवादी पार्टी हमारे इलेक्शन में भारी पड़ रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलेगा ना, इनके आप देखिए प्रत्याशी का राणा पर्चा साहब, नहीं इस तरह से नहीं चलेगा। आप डिबेट चल रहा है, डाइवर्ट कर रहे हैं। राणा साहब, बाद में आपका जब समय आएगा आप बिल्कुल पूरी बात आप अपनी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका टाइम है, वो अपनी बात रख रहे हैं ना, आपके जवाब सवालों का ही जवाब आपको दे रहे हैं। चलिए, हम तो कहते हैं कि हमारे प्रत्याशी पर अगर कोई आरोप है भी सिद्ध करके दिखाएं। हमारा प्रत्याशी बेदाग और सच सभी का है, ये आरोप लगा के दिखाएं और सिद्ध करके दिखाएं। जैसे इनके प्रत्याशी पर आरोप सिद्ध हुआ है, आपके प्रत्याशी पर FIR हुई है भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी पर प्रसाद सिंह के। पटन में भूमाफिया है, उन्होंने जो। मैं पूछूंगा आसिफ अहमद की हिस्ट्री बताइए फिर आप। जी मलिक साहब प्लीज बताएं। जी मौसम खराब है। भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी के लिए कार्य कर रही है, और उसी के आधार पर जो व्यक्ति काबिल है टिकट पाने के, उस व्यक्ति को टिकट देती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी भी जो समाज सेवा करने के लिए में आएगा, जो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्चेंगे वो कमाने के लिए खर्च करेंगे, चाहे भाजपा के हो, सपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो। अब वो लोग नहीं मिलेंगे आपको जो लाठी लेके चलते थे धोती पहन के। ये तो एक सांसद MLA। जी मलिक साहब। जी देखिए, पार्टी जो कार्य कर रही है समाज के हित में कार्य कर रही है, और उसी के आधार पर जो व्यक्ति होता है टिकट पाने के काबिल उसको टिकट दिया जाता है। और टिकट पाने के काबिल जो व्यक्ति होता है, जो कि मेहनत करता है जमीनी स्तर पर जाकर, उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। और जहां तक समाजवादी पार्टी को टिकट देने की बात है, तो समाजवादी पार्टी गुंडे माफिया ही उसमें काबिलियत देखती है, कौन कितना बड़ा गुंडा है उसके आधार पर टिकट देती है। अब ये बोलना शुरू करेंगे, इनको कहिए कि ये चुप रहे, क्योंकि इनकी टर्न नहीं है, मुझे बोलने के लिए कहा गया है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और बड़ी बात यह है, ये एक ही बात एक स्थान से उसको टिकट दिया गया। अब हो सकता है वो एक स्थान वाला वो साफ हो, लेकिन सारे उत्तर प्रदेश का ठेका आपने लिया है क्या? आपको मालूम है क्या समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश में अन्य स्थानों पर टिकट देगी, जो जिन लोगों को देने का विचार बनाया है, क्या वो लोग स्वच्छ छवि के हैं? साफ छवि के लोगों को तो आपकी पार्टी ने पहले टिकट नहीं दिया। देखिए, आप लोग जानते हैं, आपके मेयर प्रत्याशी पर इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। प्रमाण के लिए प्रत्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप में दम है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में दम है, तो वो हमारे मेयर प्रत्याशी पर किसी प्रकार का कोई आरोप दिखाएं, तब तो हम मानेंगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी डर रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। गरीबों का और जितने भी ओबीसी और SC माइनॉरिटी के लोग हैं, उन सब के लिए वो जो है इस समय अपोजिट काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उन्होंने कोई काज का किया है तो वो बता के दें। और हमारे प्रत्याशी पर अगर कोई आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज सिद्ध हो चुका है। प्रमाण के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। प्रमाण आपके सामने मौजूद है। प्रशांत सिंह पर होकर भूमाफियाओं का आरोप लग चुका है और FIR हो चुकी है और उनका पर्चा निरस्त होगा। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ये आपके प्रत्याशी का पर्चा कैंसिल होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि वो भूमाफिया है और उनकी FIR भी हो गई है। और अगर आप में दम है तो हमारे मेयर प्रत्याशी को आप कहीं से भी आप केवल अलीगढ़ पर आप खींच रहे हैं। आप सुनिए ना, आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है आपको? जी मेरी पहुंच आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप केवल अलीगढ़ पर, अब आप सवाल सुन लीजिए, अब आप सवाल सुन लीजिए। केवल अलीगढ़ पर हमारा डिबेट नहीं चल रहा है, हम बात कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश में क्या भाजपा के बढ़ते वजूद से विपक्ष को खतरा है या नहीं, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आप अलीगढ़ वाले केस पर आप जा रहे हैं, अलीगढ़ से ये ताल्लुकात नहीं रखते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तमाम जो है देश के राष्ट्रीय मुद्दों पर बात अपनी रखते हैं। हम केवल जो है बड़े मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं कि आप राज्य स्तरीय मुद्दे पर आप बात करिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है
उसके बढ़ते विपक्ष को तो खतरा नहीं होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी लहर है, कितनी सीटें निकलने का, कितने जिलों में आपका जो है इंतजाम है? बढ़िया जी। देखिए साहब, मैं आपको पत्रकार महोदय आपको बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है और सब लोग समाजवादी पार्टी को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं। उनकी जो नाकामी नीति है, उनके विकास के कोई मुद्दे नहीं है और वो बौखला रहे हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, अगले प्रधानमंत्री के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी होंगे, ये मैं बता रहा हूँ। और कोई आरोप सिद्ध करके दिखाइए माननीय, आपके अंदर केवल बौखलाहट है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर झूठ है, फरेब है और आपके आला अधिकारी, आला कमान भी झूठ के ऊपर शासन करती है और उनको जनता से, गरीबी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो पार्टी पर जो एलिगेशन लगाए हैं, जो आपकी पार्टी पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आपकी पार्टी से चाहे वो मुख्तार हो या फिर अतीक हो या फिर तमाम माफिया आपकी पार्टी से जो है पोषित तो थे, इस चीज को तो मानना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने इतनी बार टिकट दी है। तो इनको लेकर के आप क्या कहेंगे कि अगली बार से ऐसी गलतियां होंगी या नहीं हुई हैं? इनको तो मानना पड़ेगा। गलती मानते हैं कि नहीं पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी में 64 विधायक और एमपी मिलाकर के 64 होते हैं, उन पर भी इतने संगीन आरोप हैं। अगर उनकी फहरिस्त निकाल करके आपके सामने रख दी जाए तो मैं जानता हूं कि एक भी आदमी जेल जाने से बचेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जी, अविरल साहब से जवाब आप ले लेते हैं और आप तक आते हैं। जी, अविरल साहब से जवाब पहले ले लेते हैं। जी अविरल साहब, 64 पार्टियों पर जो राणा साहब ने आपकी जो पार्टी पर आरोप लगाया है, तो मलिक साहब आप इस पर क्या कहेंगे? 64 पार्टियों पर बहुत ही गंभीर आरोप जो है लगे हैं और जो लगातार जो है अन्य नेताओं के द्वारा भी लगाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे कि आपकी पार्टी में जब दाग हैं तो उन पर कैसे वो धुलेंगे? जी देखिए, ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उससे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आधार पर टिकट देती है और जिन लोगों को भी टिकट दिया गया है वो ऐसे लोग हैं जो कि काबिल हैं टिकट पाने के। और हम हिंदू मुस्लिम भेदभाव के आधार पर कोई टिकट वितरण नहीं करते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को हमारे द्वारा टिकट दिया जाता है। और जहां तक ये पिछले 20 मिनट से 15 मिनट से जो लगातार बात कर रहे थे अलीगढ़ के विषय पर, तो अलीगढ़ आज का टॉपिक नहीं था और टॉपिक था पूरे उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो इनको टॉपिक के आधार पर बात करनी चाहिए। डिबेट में बैठने का पहले सभी का मालूम होना चाहिए। और जहां तक बात है समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी ने गुंडे माफियाओं को ही टिकट दिया है, वो उनका इतिहास है। और मैंने इनसे पूछा था अतीक अहमद के संबंध में, उसमें ये कुछ नहीं बोल पाए, उसमें डर गए। इनको मालूम है कि अखिलेश यादव इनको पार्टी से निकाल देंगे अगर उनके द्वारा ये डिबेट देखा जाएगा। और अखिलेश यादव ने इन सब लोगों को मना किया हुआ होगा कि अतीक अहमद के संबंध में कुछ नहीं बोलना है। क्यों आपके नेता अखिलेश यादव के इतने करीब था अतीक अहमद? आप बताइए, बताने का कार्य कीजिए। आप समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बताइए अतीक अहमद आपके पार्टी के इतने निकट, इतना करीबी क्यों था? राम गोपाल यादव आप जवाब दीजिए, उनसे हम जवाब ले लेते हैं। जी उनसे जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे कि अतीक अहमद पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जी आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है अतीक अहमद पर? आपने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाई थी? बताइए, निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां किसने चलवाई थी? दीजिए आप इसका उत्तर। राम भक्तों पर गोली किसने चलवाई? राम भक्तों पर गोली जिस समय जो आदमी सत्ता होता है, सत्ता की कुर्सी पर होता है, उसे देश की रक्षा के लिए, लोगों के जनमानस की रक्षा के लिए जो कदम उठाना पड़ता है, जो जरूरी होता है, वो कदम उठाया जाता है। ऐसी बात नहीं, वो देश के मुख्यमंत्री थे और जो जनता के हित की बात थी, जो कि कानून व्यवस्था के अंतर्गत आता है, कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो उन्होंने कदम उठाया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आपकी पार्टी में जो आपके शीर्षस्थ नेता हैं, उन्हीं की लिस्ट उठा करके आप मानने पर देख लीजिएगा। आप अतीक अहमद की बार बार बात कर रहे हैं। आप अतीक अहमद के बारे में जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। आपकी पार्टी में भी इतने लोग माफिया हैं, उन लोगों को टिकट दी गई है, उनको लड़ाया गया है और वो शीर्षस्थ नेता बने हुए बैठे हैं। अगर उनकी लिस्ट निकाल ली जाए
तो वो एक भी जेल जाने से बचेगा नहीं। क्वेश्चन पूछा आप आपकी क्या मतलब इसका मतलब आप अब धीरज जी अपनी बारी का लगातार इंतजार कर रहे हैं। मैं धीरज जी से भी आप दोनों लोगों की जो द्वारा जो प्रतिक्रियाएं दी गई हैं उन पर हम पहले जान लेते हैं धीरज जी से, और फिर हम आते हैं आप तक। धीरज सवाल देते जी, हैं आप जो है कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, या फिर देश में जो 2024 में जो लगातार जो है जिन चीजों को लेकर के जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, और चुनाव तो वैसे भी लगातार साल में लगे ही रहते हैं, हर 6 महीने में चुनाव लगा रहता है, तो आप जी इसको कैसे देखते हैं चुनाव को और भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष को? धीरज जी। देखिए मैं आप राणा साहब, मैं आपको बता आप देना तक मैं चाहता आता हूँ। हूँ। राणा साहब आप सुनिए ना, आपका भी टाइम आएगा। आपने अभी हम धीरज जी को सुन लेते हैं क्योंकि उनको उनका भी टाइम है। जी जी धीरज जी। देखिए ये बात पूरा भारत जानता है कि अयोध्या में समाजवादी पार्टी सरकार ने गोली चलाई थी, मगर एक बात तो मत बताओ, अगर समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई थी तो बीजेपी वाले बचाने आए थे क्या? बचाया तो भगवान ने था, और जो मरे वो अपनी मृत्यु मरे, उसमें बीजेपी का क्या रोल था? उसमें बीजेपी का क्या रोल था? और एक बात सुनो, बीजेपी गंगा जल कह सकती है कि उसकी पार्टी में गुंडे नहीं मरे, भगवान ने बचाया था, तो जिसने गोली चलाई वो गलत अभी नहीं था। अरे कुछ समझ लो, पहले के मन घड़त आरोप लगाना बंद कर दीजिए। नहीं धीरज जी जो आरोप लगा रहे हैं पहले हम सुन लेते हैं। अमर जी पहले सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर उनके कहने का क्या मतलब है। जी जी धीरज। ऐसा दल कोई, मैं केवल भाजपा को नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राजनीति में ऐसा दल कोई नहीं है जिसमें गुंडे माफिया नहीं है। समाजवादी पार्टी तो इसका एक लोगो बन चुकी है। समाजवादी पार्टी तो है होंगे, मगर सब में है, किसमें नहीं है बोलो? ऐसा कोई दल नहीं है जिसमें गुंडे माफिया नहीं है। और उन्होंने साफ कहा है, धीरज जी का कहना है कि सभी दल है और सभी दलों में दागी और बेदागी लोग हैं। सभी दलों में जो है दाग भी लगा है नेताओं पर, और सभी दलों में जो है हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि भाजपा पार्टी भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ है, बहुत ज्यादा साफ है। जी, या समाजवादी पार्टी अपनी जगह गलत है पूरी तरह। जो जिताऊ, अब जिताऊ चाहे गुंडा हो माफिया हो कोई भी हो। जी अबराल साहब। देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई गुंडा माफिया नहीं है, सबसे पहली बात यही है। और भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को टिकट दे रही है वो लोग एकदम स्वच्छ छवि के और ईमानदार लोग हैं, और समाजवादी पार्टी के द्वारा जिन लोगों को टिकट दिया जाता है वे एकदम गुंडे माफिया हैं। मैं बहुत लंबी फहरिस्त, लेकिन आज का एक सवाल और है जो मैं आपसे कर रहा हूँ, जो वो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है, भारतीय जनता पार्टी का मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद है वो क्या विपक्ष के लिए खतरा होगा आने वाले समय में? भारतीय जनता पार्टी विपक्ष से बहुत आगे निकल चुकी है। विपक्ष सारा इकट्ठा होने के बावजूद भी राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सारी पार्टियां इकट्ठी हुई थी वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव में। तब भी कितनी सीटें जीती थी इनको मालूम है। ये बैठे हुए हैं सूरजपाल सिंह राणा, ये बता दें कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी? 5, और बहन जी की मायावती जी को बहुजन समाजवादी पार्टी को 10 सीटें प्राप्त हुई थी, इनको मालूम होगा। और ये बताएं अगर ऐसा नहीं हुआ तो। योजनाएं भी जानना चाहूंगा कि इनकी योजनाओं के आरोप लगातार लगते रहते हैं पार्टियों के कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं योजनाओं के नाम बदले हैं और कुछ बदला नहीं है, कुछ नया नहीं किया है। तो कुछ नया किया है अगर आप बताना चाहें उत्तर प्रदेश की जो है जब से सरकार बनी है तब से अब तक कुछ योजनाएं अलग से, अगर आप जो है अपनी जो उपलब्धियों की जब बात करते हैं जी, सरकार की कुछ उपलब्धियां बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी देखिए सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियां जो हैं वो ये हैं कि किसानों का 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का जो कार्य किया वो एक अभूतपूर्व कार्य है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया, जो कि समाजवादी पार्टी ने ना ही किया और ना ही ये लोग सोच सकते थे। और जिस प्रकार की बात ये सूरजपाल सिंह राणा जी कर रहे हैं, तो इन्हें समझ लेना चाहिए कि किसानों के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है।
और इनको ये भी मालूम होना चाहिए कि पैसे के आधार पर टिकट वितरण यहाँ नहीं होता है, यहाँ काबिलियत के आधार पर टिकट वितरण होता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी में काबिलियत के आधार पर टिकट वितरण नहीं होता, समाजवादी पार्टी में भी काबिलियत के आधार पर टिकट वितरण होता है। और वो काबिलियत होती है कि वो गुंडा है या नहीं है, वो माफिया है या नहीं है, उसके पास पैसा है या नहीं है, वो बाहुबली है या नहीं है, इसके आधार पर समाजवादी पार्टी को टिकट देते हैं। चाहे वो अतीक अहमद की बात हो या अन्य बहुत लंबी फहरिस्त इस प्रकार के लोगों की मेरे पास मौजूद है। मैंने आपको अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए कहा और आपने एक उपलब्धि केवल बताई कि 1 लाख रुपए जो है 1 लाख रुपए माफ करने का काम किया। इसके अलावा और क्या काम किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक लंबा शासनकाल हो गया है और दूसरी राज्य सरकार जो है आपकी बन गई है, तो अभी तक काम क्या किया है आपकी सरकार ने? क्योंकि उन्हीं योजनाओं का केवल नामकरण किया है या फिर कुछ अलग से किया है? उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के निर्माण का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, बेरोजगारी मुक्त उत्तर प्रदेश को बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और जिस प्रकार से रोजगार युक्त प्रदेश भाजपा ने बनाया है उत्तर प्रदेश को, वो पूरा सबको मालूम है। जो बेरोजगार थे उनको रोजगार प्राप्त हो रहा है और जो भर्तियों में घोटाले हुआ करते थे, भर्ती घोटाले जिस प्रकार से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा भी बताया गया था, वो सबको मालूम है कि किस प्रकार से भर्तियों में घोटाले हुआ करते थे। और ये लोग सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने घोटाले किए हैं वे भी जानते हैं और जो उनके समर्थक रहे हैं वे भी जानते हैं। तो घोटाले उस समय चरम पर हुआ करते थे, खनन माफिया उस समय हुआ करते थे, आज कोई खनन माफिया नहीं है। और ये बताएं गायत्री प्रजापति कौन है, ये बताएं गायत्री प्रजापति कौन है? सूरजपाल सिंह राणा जी को बताना चाहिए गायत्री प्रजापति कौन है, आजम खान साहब कौन है, इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, अतीक अहमद का क्या मुलायम सिंह यादव जी से रिश्ता था और अखिलेश यादव जी से क्या रिश्ता था, ये बताना चाहिए इनको। और किस प्रकार से मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, आज के समय में कोई दंगा नहीं होता है, ये इनको समझ लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का कार्य किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। और अगर दंगा हुआ हो योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में, तो ये धीरज भारद्वाज जी बैठे हैं, ये सूरजपाल सिंह जी बैठे हैं, ये बता दें कौन सा दंगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के? बिल्कुल, राणा साहब से अब जवाब जान लेते हैं बारी बारी से। आपने जो बताया है राणा साहब से अब आपकी उपलब्धियों पर भी उनसे चर्चा कर लेते हैं कि उनका क्या कहना है। बताइए जी मलिक साहब, बिल्कुल जो चीजें जो बताई हैं मलिक साहब ने, कितना सहमत है और कितना असहमत है ये भी जानना चाहूंगा। और आपकी पार्टी ने जो ये आरोप लगाए हैं, जो चीजें लगाई हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, क्या सच्चाई है? किस आधार पर आप कह सकते हैं कि आपकी पार्टी के जो है जो चीजें हैं वो चोरी करके ही भारतीय जनता आगे जो है बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर? जी राणा साहब। जी आवाज आ रही है आपको? कहना चाहूंगा माननीय मलिक साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी, सुन लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने गड्ढा मुक्त सड़कें की हैं। आप मुजफ्फरनगर सड़कों की बात छोड़िएगा, सुन रहा होगा, मुजफ्फरनगर दूंगा। आप ये देख लीजिएगा, नगर निगम की, अलीगढ़ शहर की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी गली ऐसी है जहां खुदी पड़ी है? आई समझे। और दूसरी बात ये है, कहीं भी देख लीजिए प्रदेश किनारे कहीं भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। ये हमारी ही कार्य योजना थी, उन्होंने हमारी कार्य योजना पर ही काम कर रहे हैं। और हमें सर्व समाज का और कितनी नौकरियां दे दी इन्होंने, ये बता के दें। अगर ये बता के दें कितनी नौकरियां दे दी। आज तक एक भी नौकरी का देने का काम इन्होंने नहीं किया। हाँ, इतना एक काम जरूर किया है कि इन्होंने अभी तक कुछ बनाया नहीं, बेच जरूर दिया है इन्होंने, बनाने का काम नहीं किया है, बेचा है इन्होंने। और आप बोलने दीजिए ना, वो आपकी बात में बिल्कुल उन्होंने कोई क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया, प्लीज। और हमें देखिए, मैं एक भी नौकरी रोजगार किसी को नहीं मिला आज तक, बता के दें। इतनी भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई पर कोई भी काबू नहीं हुआ। और ये कहते हैं यही सबसे बड़ी बात है कि मेरा डिबेट नहीं बढ़ पाता ना। आप सवालों को आप लिख लीजिए, उनको एक एक करके बाद में उत्तर आपने देना है, आपने उत्तर देना है, हमने नहीं देना है, ठीक है? आप उनको सुनते जाइए, जो भी आरोप लगा रहे हैं उनका आपने उत्तर देना है, लेकिन उनको पहले सुन तो हम ले। राणा साहब प्लीज कंटिन्यू।
जी हाँ सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये कमजोर है, इसलिए सुनना पसंद नहीं करते हैं, बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि कमियां इनके अंदर है। मलिक साहब, आपको बता देना चाहता हूँ, कितना भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है शासन। कानपुर की लड़की पर रेप हुआ, क्या हुआ उसमें? ये तुम्हारे ही मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुआ है और किसी के में हुआ है? हाथरस का हुआ तुम्हारे मुख्यमंत्री काल में हुआ है, किसी और के में हुआ है? और कितने कितने अत्याचार बताऊंगा आपको मैं, हैं? आप ऐसी बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार। रोजगार की बात करूं, एक भी युवा को नौकरी मिली हो, पहले सुन लीजिएगा, सुनने की क्षमता रखिएगा मान्यवर। हमें सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, मेयर हमारा जीतेगा, जीतेगा और जीतेगा। हिंदू मुस्लिम सभी मिलकर के माननीय जमीलुल्लाह साहब को इलेक्शन लड़ाने का काम कर रहे हैं। और पूरे प्रदेश में हमारे मेयर प्रत्याशी ज्यादा बनेंगे। आपकी खोखली बातें हैं कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, रोजगार दे दिया, एक भी रोजगार दिया। अरे आपके आला अधिकारी, आपके जो आला नेता हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। सदन में जब विपक्ष उन पर हावी होता है तो भाग जाते। मोदी जी ने क्यों नहीं जवाब दिया कि उनका क्या संबंध था उनसे? वो जवाब देते, अडानी से उनका क्या संबंध है? क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों पीछे हटते जा रहे हैं? जवाब दें बातों का वो, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। केवल झूठ और जुमलों की सरकार चलाने वाले लोग हैं ये। और मैं पत्रकार महोदय आपका स्वागत करते हुए इतना निवेदन करूंगा कि स्वच्छ छवि की बात करते हैं ये, और उसकी बात करते हैं, वेदांत छवि की बात करते हैं। अलीगढ़ का ही एक ऐसा उदाहरण है जो कि अभी भी आपके संज्ञान में भी होगा। प्रशांत सिंघल जो मेयर के प्रत्याशी हैं, उन पर 420 और मुकदमा हो चुका है। ये आपको जानकारी। ये स्वच्छ छवि की बात करते हैं, ये तो केवल अपने को बचाने का काम करते हैं, झूठ बोल करके सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं इनके जवाब पर कि इनकी पार्टी केवल झूठ पर आधारित है, झूठ पर टिकी हुई है, झूठ के वायदे करती है। ओके, हम पहले धीरज जी से जान लेते हैं और फिर आते हैं आपके समाज में आपने चीजें की हैं उन पर हम जो है बिल्कुल प्रतिक्रिया चाहेंगे उनकी कि वो इस पर क्या कहेंगे। सबसे पहले हम धीरज जी को सुन लेते हैं। धीरज जी क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैंने सुना नहीं, क्या कहा आपने? जो आपके सभी सवालों के जवाब जो है हम अग्रज जी से लेंगे, लेकिन सबसे पहले धीरज जी को सुन लेते हैं। जी और या कट्टर सनातनी हिंदू है। समाजवादी पार्टी में हिंदू मुस्लिम सबको वोट मिलेगा, बिल्कुल नहीं मान सकता। जो कट्टर हिंदू सनातनी होगा वो समाजवादी पार्टी को कभी भूल से भी वोट नहीं देगा। और या जो समाजवादी पार्टी के शासन में पीड़ित हिंदू है वो भी कभी आपको वोट नहीं देगा। आपको वोट वही देंगे जिनके आप जाके जारी करते हो। कट्टर हिंदू किसको वोट देगा? बीजेपी को वोट देगा केवल? मतलब जो कट्टर हिंदू है वो सिर्फ बीजेपी को वोट देगा? जी मैं जानना चाह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी तो चोरों की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है। इन्हें समुद्र में जाकर डूब मरना चाहिए, बेशरम कहीं के। आप अनगल बातें मत करिए भारद्वाज जी, आपके मुंह में जबान है। आप यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते। आप यहाँ पर आप किसी को व्यक्तिगत नहीं, मैं देखिए इस डिबेट शो में नहीं, आप अगर नहीं, इसके लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तभी हम डिबेट को आगे आपके साथ में मैं बढ़ाऊंगा। धीरज जी बिल्कुल नहीं, आप अपने तरीका मैं आपके साथ इस चर्चा में मैं आपको बाहर कर रहा हूं। और ये चीजें नहीं आगे से आप ध्यान रखेंगे तभी आपको जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये जो है ये तरीका नहीं है बात करने का। और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक संगठन के, और एक संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरीके की बातचीत करेगा फिर शब्दों की मर्यादा का ध्यान कौन रखेगा? यही बातचीत अगर यही गाली गलौज करना हो तो अफजल मलिक जी जो है राणा साहब को कर सकते हैं, राणा साहब अफजल मलिक को करने लगे। क्या मतलब है फिर बातों का? एक दूसरे की पार्टी चाहते नहीं। मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर सकता। सॉरी, इनको संसदीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए कि हम एक राणा साहब पत्रकार के सामने डिबेट में बैठे हैं और हम शर्म और बेशर्म की बात कर रहे हैं। इनको नहीं बोलना चाहिए। मैंने उनको बाहर कर दिया, उनकी कोई चर्चा जो है नहीं होगी। वो अगर जो है अपने शब्द वापस नहीं लेते उनको नहीं लिया जाएगा। जो चीजें राणा साहब ने बताई कि हमारी पार्टी की जो है तमाम चीजें जो आपने जो है की हैं उनको लेकर के, और जो है प्रदेश में जो इस बार जो जनाधार है वो समाजवादी पार्टी का आ रहा है। जी देखिए इस समय मौजूदा हालत हुई है,
इस समय मौजूद हालत यह है कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खिसका हुआ है। ये बौखला रहे हैं, ये घबरा रहे हैं और घबरा करके ये अलग अलग आरोप लगाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कोई भी आरोप ये सिद्ध करके तो दिखाएं। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। ये कोई भी समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप जो है सिद्ध करके दिखाएं और इनको डिबेट में से आप हटाइए। ये संसदीय भाषा को ध्यान नहीं है। मैं सूरजपाल राणा समाजवादी पार्टी से बोल रहा हूँ, इनको हटाइएगा भारद्वाज जी को। इनको डिबेट में बैठने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं तो हम आगे आपके साथ में चर्चा कर सकते हैं। जी ठीक है, ये शब्द व्यक्तिगत आप किसी पर नहीं आप बोल सकते हैं। आपको पता है वो आपसे इससे बड़े, अगर इससे बड़ा है भी वो आपको बोल सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं किसी के ऊपर जा सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, साथ में पीड़ित हिंदू भी हूं मैं। जी, पीड़ित हिंदू होने का अर्थ ये तो नहीं है कि आप किसी को व्यक्तिगत आप किसी को बोलने लगे। अगर कोई भाजपा से पीड़ित है तो क्या भाजपा को गाली देने लगेगा, भाजपा के किसी नेता को? जी, मैंने व्यक्तिगत किसी को नहीं बोला, व्यक्तिगत किसी को नहीं बोला। उस विचारधारा को कहा मैंने, जो विचारधारा लेके चलते हैं। अच्छा, अभी जो करेंगे आप अभी आज उन्होंने कहा, इस बारे में बताओ। माननीय मुलायम सिंह यादव एक सामान्य शिक्षक थे। चर्चा बाद में करेंगे ना। जो आपने शब्द बोला है वो हमने भी सुना है और उसको डिबेट में जो है सभी लोग सुनेंगे। नहीं, आपको उस पर अगर खेद व्यक्त करना है तो ही हम आपको जो है इस डिबेट में आगे की बातचीत करेंगे। ये चर्चा को भटकाना चाहते हैं, ये बात माननीय मुलायम सिंह ये गुमराह कर रहे हैं। मलिक साहब से जान लेते हैं। जी मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? राणा साहब ने जो बातें कही है उनसे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी राणा साहब इन्हीं की एक राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने अपनी बेटी का विवाह मुसलमान के साथ किया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। राणा साहब व्यक्तिगत आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। भाजपा के लोगों ने शादी किया, उन्होंने वहां शादी की, यहाँ शादी का मैटर ही नहीं चल रहा है। जी राणा साहब, यहाँ शादी का मैटर नहीं चल रहा है, ना तो यहाँ मंडप सजा है। किसने कहा शादी की है? उन बेटियों का अपना अधिकार है। संविधान की जब बात आप करते हैं और असंवैधानिक भाषा का प्रयोग करते हैं तब बोलना पड़ता है। तभी तो हिंदू मुस्लिम की बात क्यों कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम की बात कर सकते हैं, लेकिन वो किसी का नाम नहीं लेते हैं कि इस पार्टी के नेता उस पार्टी में गए, उस पार्टी के नेताओं ने शादी की, वो नहीं बोलते हैं। जी ये उन बेटियों का अपना अधिकार है। जी मैं आपके सवालों का एक एक करके मैं मलिक साहब से ले लेता हूँ। लेकिन केवल आज का जो मुद्दा है वो केवल यही है कि बीजेपी का जो प्रयोग है वो मुसलमानों पर क्या हुआ, ये मुद्दा था दूसरा कि बढ़ते वजूद से विपक्ष को खतरा है क्या? ये बौखलाहट है। हिंदू मुस्लिम की बात करके हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाना चाहते हैं। ये मुद्दों पे, खास मुद्दों से ध्यान को भटका करके उनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं मालिक जी से जान लेना चाहता हूँ। आपने हिंदू मुस्लिम लड़ाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को अधिक से अधिक संख्या में वोट दिया। राणा साहब आपका कहना है? जी राणा साहब, अब हमें मलिक जी से भी जवाब तो ले लेने दीजिए। आप तो सवाल करते जाएंगे, फिर वो भूल जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि हमारे आधे सवालों के जवाब नहीं दिए। मलिक साहब, आपके ऊपर राणा साहब ने जो आरोप लगाया है कि आप लड़ाना चाहते हैं, आप बढ़ाना चाहते हैं कि लड़ाना चाहते हैं? आपने टिकटें जो बांटी हैं वो लड़ाने के लिए या बढ़ाने के लिए? दो चीजें। जी सीधा सवाल। देखिए, हमने किसको लड़ा दिया पहले तो ये बताएं। मुजफ्फरनगर को ये बताओ, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था या नहीं हुआ था ये भी बताओ। मैंने उनसे सवाल पूछा था, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। और जो धीरज भारद्वाज जी ने कहा था उससे अधिक राणा जी कह रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो एक हिंदू है भारद्वाज जी, तो उसको उन्हें सुनना चाहिए। इनके समय में, इनके कार्यकाल में, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में क्या गलत तो नहीं उन्होंने सुना? तो उनके मुंह पर ताला जड़ना चाहते हैं अपनी गुंडागर्दी के माध्यम से? और क्या ये संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं? ये सुरेशपाल सिंह यादव जी बैठे हुए हैं, इनके पार्टी के नेता संसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। यादव जी तक को मालूम नहीं है कि संसदीय भाषा क्या होती है। ये संसदीय भाषा का पाठ पढ़ाएंगे। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, वहाँ संसदीय भाषा का नहीं थी आपकी। संसदीय भाषा का आपको क्या नहीं है? आप तो केवल और केवल लोकतंत्र की हत्या करने पर लगे हुए हैं। और जो तुम्हारे पक्ष में बोले वो तुम्हारा है और वो बढ़िया आदमी है, और जो सही बात है, सही मायने की सत्य रखे, वो आदमी जो है तुम्हारा नहीं है। तुम तो केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा करा करके
अहमद की बात तुम्हें कीजिए, चार कारता पसंद है और कोई पसंद नहीं है। तुम तो केवल हिंदू और मुस्लिम को ला करके अपनी सत्ता पर काबिज रहना चाहते हो। मानवर, तुम्हारे पास कोई विकास का मुद्दा नहीं, कोई बात नहीं, केवल नहीं देंगे तब तक नहीं बढ़ूंगा। तुमने कोई विकास का काम किया है तो एक भी विकास कार्य बता के दिखाओ ना कि इतना विकास किया है। हाँ, तुमने इतना विकास किया कि हमारी सरकार में जो वृद्धावस्था पेंशन चल रही थी, महिला रोजगार की बात चल रही थी, वो आपने खत्म कर दी। अरे और तो और क्या, 100 नंबर को तुमने 112 नंबर बना दिया। कौन सा तोप मार दिया तुमने? 100 नंबर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाई, उसका नाम तुमने 112 रख दिया। क्या तुमने विकास किया? बताइए, हमारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने में अभी कामयाब नहीं हुए हो। आपकी पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, बड़ी साफ सुनिएगा। और आप जो असल मुद्दों से ध्यान को हटा करके तुम केवल लड़ाना चाहते हो और तुम्हारे पास कोई बात नहीं है। तुम्हें जो तुम्हारी जो चाटुकारिता में लगा हुआ है वो तुम्हारा है, और जो असल बात कहेगा वो तुम्हारा नहीं है। क्यों? तुम तो लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हो। लोकतंत्र की हत्या कर दी है तुमने। लोकतंत्र मजबूत हुआ था उस दिन जब अरे भाई, तुम्हारे हाथों जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा उसे आप जो FIR कराएंगे उसके खिलाफ, उसे बंद कराएंगे उसके खिलाफ। अरे वो एक गाना चला था तो यूपी में काबा, एक गाना चला था यूपी में काबा, आपने उसके घर पर पुलिस भेज दी। ये लोकतंत्र में आदमी को बोलने का अधिकार है, वो बोलेगा। और विपक्ष बोलने के लिए बनाया जाता है। हर पार्टी के सामने विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन आप विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं। अब ये बोलकर देखें। अरे आप ईडी में पा देते हैं, सारे काम करते हैं। लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्र की हत्या आपकी पार्टी कर रही है। किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें सुनने की आदत नहीं है। आप सुनिएगा, हमको पत्रकार महोदय, सर्व समाज का, हिंदू मुस्लिम का, सबका हमको जनाधार मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमको जनाधार मिल रहा है। हमारे पार्षद भी ज्यादा होंगे, हमारे मेयर भी ज्यादा होंगे। इसके साथ में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि इनकी पार्टी जुमलेबाजी पार्टी है, झूठ बोलते हैं और इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। अगर मुद्दा है तो विकास को लेकर के क्यों नहीं आते? एक भी बार इन्होंने, दिन बड़ी डिबेट होगी, इन्होंने एक भी बार कहा हमने कोई विकास किया? हमारी पार्टी विकास करती है, विकास के नाम पर वोट मांगती है, और हम विकास के नाम पर भी इलेक्शन लड़ेंगे और अधिक से अधिक मेयर लाएंगे। विकास के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी तो जो है, भारतीय जनता पार्टी भी वोट विकास के नाम पर मांगते हैं, सपा भी विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भाजपा जीत जाती है, दो बार वो कैसे ये समझा जाए? जी राणा साहब, दो बार भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और विकास के नाम पर तो आप वोट मांगते ही रह गए। फिर जनता ने आपको समझा क्यों? देखिए साहब, इनको जो है जनता के वोट की आवश्यकता नहीं है। इनको तो केवल झूठ बोल करके, जुमलेबाजी करके, षड्यंत्र रच के सत्ता में बने रहने का। मलिक साहब से जी मैं मलिक साहब से जान लेता हूँ। मलिक साहब, आपको जनता के वोट की आवश्यकता ही नहीं है, फिर भी आपको जनता वोट दिए जा रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि राणा साहब बता रहे हैं कि आपको वोट की आवश्यकता नहीं है, आपको वोट फिर क्यों जो है जनता दे रही है? जी देखिए, जनता वोट कहाँ देती है? ये तो ईवीएम के माध्यम से जीतते हैं, ईवीएम के माध्यम से। तो इनको म्यूट कीजिए, ये कोई डिबेट का तरीका नहीं है। जी मलिक बोलिए जी। ये इनको म्यूट कीजिए पहले जी। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि जिस दिन राजू कालू की हत्या हुई थी और जिस दिन हत्या की गई थी कृष्णानंद राय जी की, तो उस वक्त क्या लोकतंत्र मजबूत हो गया था? उस वक्त जो है लोकतंत्र एकदम बड़ा हो गया था? अब इसका भी उत्तर दीजिए कि इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि इन्होंने सुशासन किया है, इनके द्वारा व्यवस्था बहुत अच्छी की गई, तो इसका भी ये जवाब दे दें कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था तो लोकतंत्र मजबूत हो गया था। बताएंगे सुरेशपाल सिंह राणा। और जिस समय नियंत्रण भट्टों पर गोलियां बरसवाई गई, उनकी हत्या की गई द्वारा आजम खां के इशारों पर, तो उस समय मजबूत हुआ था। ये इस बात का जवाब दे, जो प्रश्न है उसका जवाब दे। ये इधर उधर की बात ना करो, क्योंकि जनता इनसे यही पूछ रही है और यही पूछते हैं कुछ जिनके आधार पर जनता वोट देती है। ये चाहे कुछ भी बोलते रहे, जनता इनको वोट नहीं देगी। इनके कारनामे याद है, हर जिले में एक माफिया हुआ करता था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आज के समय में ओडीओपी में चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उस समय चला करता था ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। ये अखिलेश यादव की योजना थी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नहीं दे पाए, पर वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दे दिया। हर जिले में एक माफिया था बड़ा, कहीं रेत खनन हो रहा है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है, कहीं किसानों के जो ट्वेल है उनको फाड़ दिया जाता था। अनेकों प्रकार के कार्य होते थे। और ये इस प्रकार के जो लोग हैं समाजवादी पार्टी को ये उत्तर देना, और जनता इनको वोट नहीं देगी, ना इनको स्वीकार करेगी। मैं स्थिति जानता हूँ ग्राउंड लेवल की क्या स्थिति थी। मैं बता दूंगा इनको शासन काल में क्या हुआ था। ये सुनना चाहते हैं तो मेरे से सुन ले। बात कर रहे हैं कि फलाना एक सड़क बना दी गई अखिलेश यादव जी के द्वारा, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। अरे तो किस लिए कुछ एहसान कर दिया? जनता के पैसे से जनता की सड़क बना दी, कुछ एहसान कर दिया? जनता के पैसे से तुम जनता की सड़क बनाओगे, कुछ एहसान दिखाओगे जनता के ऊपर, और उसको भी खा जाते हैं बीच में। तो दलाल से कितने माफिया थे, कितने चोर लुटेरे बैठे हुए थे उस समय, कितना रिश्वतखोरी चलती थी, सब मालूम है उत्तर प्रदेश की जनता को। पूरा देश जानता है उस समय देश की सरकार से जूझ रहा था, कितने माफिया देश में हुआ करते थे। कोई समझ होनी चाहिए। और भी बहुत सारे इनके समय में क्या 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 कार्य हुए, वे गिनवाने को तैयार हुए। रणनीति आपकी क्या होगी अगर निकाय चुनाव में? जी उनसे पूछ लेते हैं। जी मलिक साहब, अब हम पूछ लेते हैं राणा साहब, आपकी रणनीति क्या होगी? क्या अगर निकाय चुनाव में भी अगर आपकी जो अपेक्षा कर रहे हैं और उस अपेक्षा पर जो है खरे अगर नहीं उतरते हैं आपके प्रत्याशी, तो क्या अगली रणनीति होगी? कैसे जो है 2024 में आप आगे बढ़ेंगे? और प्रधानमंत्री का चेहरा किसमें देखते हैं आप? आपको कौन लगता है कि प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत रखता है देश में? ये भी बड़ा सवाल है। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपका सम्मान करते हुए इतना कहूंगा कि ये विकास के मुद्दे से अब जनता का ध्यान हटा करके ये अनलगंज की बातें करते हैं कि मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, वहां हुआ। अरे तुम्हारी सरकार में कितने दंगे हुए, भूलगढ़ी का दंगा हुआ, कितने बलात्कार हुए, ये आप क्यों नहीं कहते? और फिर मैं तो कह रहा हूँ मुद्दों को हटाइएगा, आप विकास की बात करिएगा। विकास में कितने काम कर दिए आपने, तो एक भी काम आपने कितने आपने एयरपोर्ट तक भेज दिए, रेलवे स्टेशन तक आपने भेज दिए। आपने ये बताया कि हमने ये बात बनाया? क्या बनाया आपने? कुछ बनाया है? अरे बना ले तो तभी भेज देते। अडानी अंबानी से आपका क्या संबंध है वो बताइएगा। लोग जवाब नहीं दे पा रहे आप लोग, बेकार की बातें करते हैं। आपके वो फलाना दंगा हुआ, अडानी अंबानी से आपकी पार्टी का क्या संबंध है? वो कितने पैसे लेकर के भाग गया? काला धन आया, काला धन आएगा, आ गया काला धन। कितने काला धन आ गया, कितने लोगों का भला हो गया नोटबंदी से? आप अपनी बात करते हैं। अरे विकास की बात करिएगा मलिक साहब, विकास की बात करिएगा। विकास कौन सा किया है? हमारे विकास कार्यों को आप अपना विकास कार्य करते हैं, यही लोकतंत्र है। आपके यहाँ तो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपका लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार आई है जी, अविनाश जी ने जो सवाल पूछा है कि हमारी जब से सरकार आई है दंगा कौन सा हुआ है, कोई नाम तो होगा उस दंगे का, कहाँ पर हुआ है वो स्थान तो होगा कोई दंगे का, और कब हुआ है समय तो होगा दंगे का। केवल बुलडोजर चला करके उनको ध्वस्त किया है। मैं कह रहा हूं उनको ध्वस्त करने से उनको क्या मिला? अरे उनको तो किसी गरीबों को दे देते, जितने बेसहारा हैं, बेघर हैं लोग, उनको दे देते तो उससे किसी का भला तो होता। लेकिन इन्होंने तो केवल भय व्याप्त कर दिया, बुलडोजर चला के लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने भय व्याप्त कर दिया है। और भय के कारण ये बौखला गए हैं कि जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जुमले की पार्टी है। अब ये 24 में नहीं आने वाले हैं, इसलिए ये बौखला गए हैं और बौखला करके अलग बातें कर रहे हैं। बात मुद्दे की नहीं है, क्योंकि विकास किया ही नहीं है तो विकास का मुद्दा इनके पास है ही नहीं। मैं दंगे का मुद्दा पूछूंगा। इतनी देर इन्होंने विकास के बारे में कुछ बोला, क्योंकि इनके पास विकास कोई है ही नहीं, क्योंकि विकास उन्होंने किया नहीं है। केवल ये तो ये है कि विपक्षी आवाज को दबाने के लिए हर संभव भटकाने की कोशिश करते हैं कि इनका दिमाग इधर को भटकाया जाए, कभी उधर भटकाया जाए और मुस्लिम वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, राणा साहब हम सवालों पर ही डिबेट पर ही रहे, इधर उधर ना जाएं।
मुस्लिम वोटर है, डर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भी सपोर्ट करेगा, इसलिए ये डर है। क्योंकि फिर डर कैसा है, अगर आपको डर है ही नहीं कि मुस्लिम वोटर किसका है, इस बार किसको मान रहे हैं, क्योंकि जो सवाल है वो देखिए, मुस्लिम वोटर किसका है। मुस्लिम वोटर एक तरफा है, इनको डर है, इनके आरएसएस के कार्यकर्ता मुस्लिमों के घर जा करके और मतलब वोट मांगने का काम कर रहे हैं। मोहन भागवत तक मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुस्लिम भाई एक होकर के वोट मत करेगा और हमारे जितने भी प्रत्याशी, हमारा हिंदू और मुस्लिम एक मत होकर के वोट कर रहा है इस बार, और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का काम करेगी यहाँ की जनता, ये इनको हम बता देना चाहते हैं। और ये इसीलिए बौखला रहे हैं क्योंकि 2 बार इन्होंने जो सत्ता का मजा लिया है और सत्ता का मजा लेकर इन्होंने जनता को बिल्कुल भुला दिया। गरीबी अमीरी में इन्होंने गरीब आदमी की कमर को तोड़ कर दिया है। महंगाई के नाम पर, जीएसटी के नाम पर, हर एक के नाम पर इन्होंने जो जनता का इतना शोषण किया है। नगर निगम को भी देख लीजिएगा, नगर निगम। मलिक साहब, उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुस्लिम वोटर है वो इस बार लग रहा है कि डिबेट जो है अलग अलग बट रहा है। पहला तो ये, और दूसरा कि जो अकबरुद्दीन ओवैसी को ये एक संगठित होकर के वोट करे, या फिर समाजवादी पार्टी को वोट करे, या फिर बसपा को वोट करे, या फिर भाजपा को वोट करे, विकास के नाम पर वोट नहीं करना चाहिए क्या मुसलमानों को, या काम के नाम पर करना चाहिए, किसके नाम पर, किस चीज पर वोट जो है मुसलमानों को करना चाहिए, और क्यों वो संगठित होकर के केवल एक जगह जाएगी? हिंदू एक जगह है क्या? तमाम पार्टियां हिंदुओं की ही है। अखिलेश यादव भी हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी में भी हिंदू है, तो तमाम पार्टियां हिंदुओं की बनी है, अलग अलग वोट सब लोग मांगते हैं। तो संगठित होकर के सिर्फ मुसलमान वोट क्यों एक को दे, और वो फिर दे भी किसी को, किसे दे? अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि ये पार्टी मुसलमानों की, इसलिए वोट करना चाहिए। समाजवादी पार्टी कहती है कि मैंने मुसलमानों के लिए काम बहुत ज्यादा किया है, इसलिए वोट देना चाहिए, हमारे प्रत्याशी सबसे अधिक है इसलिए वोट देना चाहिए, क्योंकि हम सदन में सबसे अधिक मुसलमानों को पहुंचाते हैं। आप कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और उनके लिए योजनाएं बहुत ज्यादा निकाली है, इस नाम पर वोट मिलना चाहिए। या फिर जो हिंदू लगातार बातचीत करते हैं कि मुसलमानों के घर ढहा दिए गए, उस नाम पर वोट होना चाहिए। किस नाम पर वोट होना चाहिए? कैसे देखते हैं कि मुसलमानों को क्या तय करने का खुद अधिकार है या नहीं है? उनका अपना कुछ विवेक, उनको अपना निर्णय लेने का अधिकार है कि नहीं है? जी, आपके सवाल का उत्तर बिल्कुल दूंगा, लेकिन जो इनके सूरजपाल सिंह राणा जी के द्वारा अभी पूछा गया ना, इनके द्वारा मेरे से पूछा गया कि आपके सरकार में दंगे हुए, तो ये या तो उस दंगे का नाम गिनवाएं, या ये अपने कहे हुए वक्तव्य को वापस लें, अपने बयान को वापस लें, और नहीं तो मैं उनके बयान को रिकॉर्ड करवाकर, इनका ट्वीट कराकर उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी साहब से पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में दंगा कौन सा हो गया जो हमें पता नहीं चला, जो उनके शासनकाल में चुपचाप दंगा हो गया। इनकी जानकारी या तो ली जाएगी, या फिर ये इस बयान को वापस लो। देखिए, ये फिर दंगे की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मलिक साहब, दंगे की बात क्यों कर रहे हैं आप? दंगा तो आप भी करवा रहे हैं, केवल विकास की भी बात कर लीजिएगा और पत्रकार का सुनिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुस्लिम वोट जो होगा, एक तरफा वोट होगा, विकास के नाम पर वोट होगा। उनको मालूम है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि विकास का काम करती है, विकास का काम करती है। तो ऐसी चीजें आप भी बोलते हैं जो जिनका कोई सिर पैर नहीं है, बहुत सारी बातें आप भी तो बोलते हैं जिनका कोई सिर और पैर नहीं है, एक दूसरे से मिलता है। तो उन्होंने भी अगर कोई ऐसा कुछ कहा है, लेकिन कम से कम ध्यान ये रखना चाहिए सभी को कि डिबेट में अगर हम भटकाने का प्रयास ना करें, जनता को वही चीज बताएं जो हम सही परोसे। कोशिश ये हो, एक तो डिबेट ऐसा देश के अंदर हो जो सार्थक वॉयस के रूप में जाए, लोग देखें और कहें कि सच यहाँ परोसा जाता है, यहाँ पर सच बोलते हैं सारे के सारे नेता। तो ये कोशिश होनी चाहिए, ये भी एक पहल हो सकती है, क्योंकि पार्टियों की जीत हार भले ही अपनी अपनी जगह हो, लेकिन हमारे जो विचार हैं, हमारी चीजें हैं, उनसे हमारे लोग चाहने वाले, हमारे जानने वाले हमें सुनते हैं। वो ये समझना चाहते हैं कि हम आखिर बोल क्या रहे हैं, सच्चाई से कितना दूर हैं हम, कितना पास में हैं, या हमारा जब जो बात हमारा दिल कहता है वही चीज होनी चाहिए, और जो देश के अंदर चल रहा है उन्हीं मुद्दों पर जो है बातचीत होनी चाहिए। तो मलिक जी, जो आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे उन पर कहेंगे क्या कि देश में बात भी नहीं है, क्योंकि जो आपने कहा था पाकिस्तान बंद कर देंगे या फिर तमाम चीजें, वो भी बंद नहीं हुई, जारी हर जगह है। चाहे आप खून, हत्या, लूट, बलात्कार, डकैती, सारा कुछ इस देश के अंदर अभी तक व्याप्त है। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर, ऐसा कुछ नहीं है, ये खत्म हो गया है। तो केवल एक कागजी कार्रवाई या बयानों में खत्म हो सकता है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इस देश के अंदर हर कोई जानता है कि सरकार चाहे किसी की हो, चाहे पूरी तरीके से हो, लेकिन इसको खत्म नहीं किया जा सकता। इस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए,
और इस पर सभी पार्टियां एकजुट हो, कुछ मुद्दों पर तो एकजुट हो जाओ यार। मुद्दे आप सब लोगों के, आप भी बलात्कार नहीं चाहते हो उसमें हो, आप लोग भी नहीं चाहते हो कि इस देश के अंदर जो है लूटपाट हो, कोई जो है मर्डरर हमारे जो है पार्टियों में आ जाए। तो आखिर जब चाहते ही नहीं हो तो फिर कैसे आ जाते हैं? कोई बलात्कारी कैसे पार्टियों में आ जाता है, कोई भ्रष्टाचारी कैसे पार्टियों में आ जाता है? तो आप समझते हैं पहले नहीं चलता है, समझ में नहीं आती है कि इन सब पर जो है पार्टी को एकजुट होना चाहिए। क्या अगर कल को कानून बनाने के लिए अगर आया जाए, किसी के ऊपर एक एफआईआर भी होगी और जब तक वो फाइनल नहीं होगी, तो जब तक उस पर कोई जो है निर्णय नहीं आ जाएगा, तब तक उसको पार्टी में तो रखा जाएगा लेकिन उसको टिकट नहीं दी जाएगी। क्या इन चीजों पर लेकर के बहस नहीं हो सकती? क्या इनको लेकर के कानून बनाया जा सकता है? मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है आने वाले समय में जिसके ऊपर एक भी एफआईआर दर्ज होगी उसको टिकट नहीं दी जाएगी पार्टी का, भले ही वो सदस्य या कार्यकर्ता हो? जी, ये तो बहुत बड़ी बात केशव जी आप कह रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एफआईआर तो किसी के भी ऊपर दर्ज हो सकती है, एफआईआर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जहां तक बात है उसका चाहिए ना कि 45 एफआईआर होते ही 45 दिन या 90 दिन के अंदर पुलिस को जांच जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं वो अधिक नहीं है। वोटर 150 करोड़ है, ना कि नेता 150 करोड़ है। ये सोचना पड़ेगा। उसमें भी वोट लेने वाले कितने हैं, हमारे कितने एमपी एमएलए हैं जिनकी जांच नहीं हो सकती 80-90 दिन के अंदर। तो अगर किसी पार्टी पर एफआईआर, किसी उस व्यक्ति पर एफआईआर होती है, जैसा मैंने कहा कि अगर एफआईआर किसी कार्यकर्ता पर होती है तब तो चलने दो उसको, वो तो चलेगा, हाल होगा, वो पार्टी का कार्यकर्ता रह सकता है। लेकिन जिसे हम टिकट दे रहे हैं वो दागी नहीं होना चाहिए। एफआईआर अगर हुई है उसको 50 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करे और उसके ऊपर से या तो हटाए या उसको जेल में डाले। जो भी चीजें, निर्णय अदालत का आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए, हर जिले में बने हैं, उनमें जो है उन पार्टियों के नेताओं को डाला जाना चाहिए जिनके ऊपर जो है ऐसे गंभीर आरोप जनता ने लगाए हैं, किसी पार्टी ने तो लगाए नहीं है। तो जनता दुखी है तो चाहे वो समाजवादी पार्टी पर लगे हों या फिर वो भारतीय जनता पार्टी पर, तो ऐसा कानून नहीं लाया जा सकता है क्या? कानून बनाने की सोचोगे तो उसके जो है तरीके और सवालों के उत्तर भी मिल जाएंगे, हल भी मिल जाएंगे। अगर बनाने की सोचोगे तो ये हल मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो आपके द्वारा कहा गया वो बिल्कुल सही है, लेकिन किस प्रकार से इसकी रूपरेखा क्या होनी चाहिए उसको तय किया जाना चाहिए। और जहां तक बात है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये कहा गया था कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, विधानसभा का भी एक साथ हो, लोकसभा का भी एक साथ हो, उसमें भी पार्टियों के द्वारा आम राय उसमें होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी थी जिनको उसमें समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो इस प्रकार के कार्य जो जनता के हित में हो, जनता के भले के लिए कुछ पार्टियां तैयार नहीं होती, क्योंकि वो जनता का भला बिल्कुल भी नहीं चाहती है। और जहां तक आपका सवाल का आपके द्वारा जो सवाल पूछा गया इसकी बात है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो, नोटबंदी हो, ये इस प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय मैं कहूंगा जिनके द्वारा जनता के रहन सहन में या फिर जीवन स्तर में तब्दीली आई, जो कि सरकार की बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है कि जनता के रहन सहन में किस प्रकार से तब्दीली लाई जाए, किस प्रकार से गरीबी हटाई जाए, किस प्रकार से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए, किस प्रकार से रोजगारों को जनरेट किया जाए। तो संबंध में ये लोग सब नहीं करना चाहते। कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के लोग हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कि लोग नहीं चाहते कि कोई आम राय बने जिससे कि देश का लाभ हो सके, जमीनी स्तर तक देश का लाभ उससे हो सके, जनता का लाभ हो सके। और सबसे ज्यादा नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होगा जिस निर्णय की आपने बात कही है, जो आपके द्वारा राय दी गई है कि ऐसा निर्णय लिया जाना चाहिए जिसके ऊपर एफआईआर हो, उसको चुनाव लड़ने दिया जाए, उसको टिकट ना दिया जाए। तो ये तो एक प्रकार से पार्टी के, इस प्रकार से तो अरविंद केजरीवाल भी कहा करते थे कि किसी के ऊपर कोई संगीन मुकदमा हो तो उसको हम टिकट नहीं देंगे। और आज के समय में क्या होता है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी, घूसखोर, रिश्वतखोर, डकैतखोर सारे आम आदमी पार्टी में जाकर बैठे हुए हैं लुटेरे। दो तो जेल में पड़े हुए हैं, सत्येंद्र हैं और मनीष सिसोदिया हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? ये राजनेता जो मूर्ख बनाने का कार्य जनता को करते हैं, तो जनता देख रही है कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा कार्य किया जा रहा है और दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया गया है। बिजली और पानी के आधार पर वो वोट पाने का कार्य करते हैं और उसको कहते हैं कि ये बहुत जरूरी है। तो ये फ्री की लत लगाना जनता को कहां तक उचित है, ये भी देखा जाना चाहिए। और देखा ये भी जाना चाहिए कि किस प्रकार से आगे रणनीति बनाई जाए, इसके आधार पर
कि जो भ्रष्टाचारी और जो घूसखोर राजनीति में बैठे हुए हैं उनको किस प्रकार से किया जाए। क्योंकि आप केशव जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम होगा किस प्रकार से सुकेश चंद्रशेखर ने कहा था। सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है वो कहता है कि अरविंद केजरीवाल सिकंदर लोगों ने उससे पैसा लिया उसको छुड़वाने के नाम पर। तो क्या कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार का कार्य कर सकता है? कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार का कार्य करता है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कार्य करता है, तो इस प्रकार से उसको माफ कर दिया जाना चाहिए। जबकि दिल्ली की जनता और देश की जनता अरविंद केजरीवाल को माफ नहीं करेगी और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में धूल चटाने का कार्य अरविंद केजरीवाल को किया जाएगा दिल्ली की जनता के द्वारा। इस बात को उनको याद रखना चाहिए और समझ लेना चाहिए, अपने जहन को काम लेना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। और डिबेट का समय भी खत्म हो गया है। आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी का आभार। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।